हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और ये हमारी सीरीज चल रही है प्रोफेशनल नॉलेज पेपर की। बैंक ऑफ इंडिया 2020 में जो प्रोफेशनल नॉलेज के पेपर आया था उसके हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट 3 है। लेट अस सी सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So the question is, who amongst the following will have preference to get money in case of liquidation of a company on bankruptcy? Unsecured creditors, employees, preference shareholders, equity shareholders, no preference. So प्रश्न इतना ही है कि बैंक्रप्सी होने पर कंपनी का जब लिक्विडेशन होगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा पैसे वापस मिलने में, है ना। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, उनको पहले समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर देना इजी होगा। सो क्या क्या टर्म है यहाँ पे? लिक्विडेशन है, बैंक्रप्सी है, दो टर्म्स आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपके टर्म्स आ रहे हैं। अब बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन के पहले आता है इंसॉल्वेंसी। इसको भी समझ लेते हैं। सो इंसॉल्वेंसी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी जो भी उसके ड्यूज हैं वो पे नहीं कर पा रहा है। मान लो एक कंपनी है, उसने लोन लिया, कुछ सामान लिया और उसको बोला हम आपको बाद में पे कर देंगे, लेकिन वो अब वो ड्यूज को, उसके ऊपर जितने भी ड्यूज हैं वो उसको नहीं पे कर पा रहा है, अनेबल है पे करने के लिए, तो उसको इंसॉल्वेंसी कहेंगे। हिंदी में कहते हैं दिवालियापन। ठीक है। अब आप ये सोचो, कई बार ऐसा होता है, जब मैं बैंक में थी, आईओबी में भी और सिडबी में, मैंने देखा है कि कंपनीज कई बार, वैसे सोच के हमें अभी क्या लगता है कि कोई भी कंपनी ये थोड़ी ना चाहेगी कि वो दिवालिया हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है। ये इसका दूसरा पहलू ये है कि वो कहते हैं कि मुझे दिवालिया घोषित कर दो, मुझे घोषित कर दो इंसॉल्वेंट, क्योंकि फिर ना कुछ पैकेजेस मिलते हैं, कुछ उनको उससे निकालने के लिए कुछ उनको सहायता दी जाती है। उसके लिए कई बार कंपनीज अपने आप को जानबूझकर भी इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित करा लेते हैं। चलो, ये तो दूसरी बात हो गई। यहाँ पे आते हैं तो इंसॉल्वेंसी तो हमें समझ में आ गया कि क्या होती है इंसॉल्वेंसी। जब कोई कंपनी अपने ड्यूज नहीं पे कर पाती है। ठीक है। अब बैंक्रप्सी क्या होती है? तो बैंक्रप्सी जब ये लीगली डिक्लेयर हो जाता है, जब कोर्ट इसको लीगली डिक्लेयर कर देता है कि अब ये कंपनी अपने ड्यूज नहीं पे कर पा रही है, तब वो बैंक्रप्सी कहलाता है। ठीक है। और फिर उसको कहता है कि अब आप रिजॉल्व करो मामले को, और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होनी चाहिए। लिक्विडेशन अब क्या हो गया? सो लिक्विडेशन हो गया एक लीगल प्रोसीजर जिसके द्वारा कॉर्पोरेट लाइफ जो है उस कंपनी का खत्म कर दिया जाएगा। लिक्विडेशन इज अ लीगल प्रोसीजर बाय विच द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ अ कंपनी एंड्स। अच्छा, यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि लिक्विडेशन जरूरी नहीं है कि जब कंपनी अपने ड्यूज नहीं पे कर पा रही है, इंसॉल्वेंट है या बैंकरप्ट है, तभी होगा। कई बार कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तब भी कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है, एक कॉन्शियस डिसीजन हो सकता है। ओके। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि बैंकरप्सी पे जब लिक्विडेशन होगा तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा। अब देखो, जब भी ये लिक्विडेशन होगा बैंकरप्सी से, तो सबसे पहले ये लीगल प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि हमने देखा कि बैंकरप्ट भी घोषित करा जाता है, वो भी लीगल डिक्लेरेशन होता है, और लिक्विडेशन भी लीगल प्रोसीजर है। राइट। तो अब उसमें जो लीगल खर्चे आएंगे इस प्रोसीजर में, जितने भी कोर्ट के खर्चे आएंगे और भी जो अदर एक्सपेंडिचर होगा, सबसे पहले वो मिलेगा। सो सबसे पहले ये लीगल प्रोसीडिंग्स के खर्चे आ गए। फिर आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब उसका जो भी बकाया है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसने कुछ सिक्योरिटी दे रखी है, तो उनको पे कर देगा, क्योंकि उसके एवज में उसको वो वापस वो सिक्योरिटी मिल जाएगी, जिससे भी कि उसको कुछ पैसे मिलेंगे और कुछ फर्दर ड्यूज हो जाएंगे। फिर आते हैं जो वर्कमैन हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी, उनके जो ड्यूज हैं, खास करके जो पिछले 12 महीनों के हैं वो, और उसके बाद फिर अदर ड्यूज, और भी जो उसके ड्यूज हैं। और उसके बाद आती है बारी प्रीफरेंस शेयर होल्डर की, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर की। ठीक है। तो अब हमने जो ये समझा, इससे देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अच्छा, एम्प्लॉयज के बाद फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पे आ जाएगा। सो लीगल खर्चे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वर्कमैन, एम्प्लॉयज, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद जो इनके अदर खर्चे हैं, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब जो आपके पास ऑप्शंस हैं
उसमें सबसे पहले कौन हो गया, लीगल प्रोसीडिंग्स है नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर है नहीं, तो उसके बाद आपके वर्कमैन और एम्प्लॉयज हैं, तो जो ऑप्शन है उसमें आपका आंसर हो गया एम्प्लॉयज, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बारी उसके बाद आती है और प्रीफरेंस शेयर होल्डर सेकेंड लास्ट, और सबसे एंड में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एसोसिएटेड विथ मुद्रा लोन्स? सो मुद्रा लोन्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मुद्रा लोन्स हैं उसमें लोन्स अप टू 10 लाख कैन बी अवेल्ड, 10 लाख तक के लोन मिलते हैं इसमें, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हैं। अगर आपको 50,000 तक का लोन चाहिए, अप टू 50,000, इट इज शिशु, राइट। उसके बाद अबव 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, दिस इज किशोर, एंड लास्ट अबव 5 लाख से 10 लाख तक, दैट इज तरुण। सो याद रखना आसान है क्योंकि बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा है। सिर्फ आप याद रखें 3, 50,000 अप टू 50,000, 50,000 से अबव 5 लाख, फिर 10 लाख। तो ये तीनों फिगर अगर याद रखेंगे आसान हो जाएगा। और हमें पता है सबसे पहले शिशु आता है, फिर किशोर, फिर तरुण, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following bank cannot engage in lending activities? RRB, local area bank, small finance bank, payment bank, none of the above. अब आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें कि एक क्वेश्चन पेमेंट बैंक से रिलेटेड था, हालांकि क्वेश्चन डिफरेंट था, ये सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पेमेंट बैंक से रिलेटेड था। क्वेश्चन था उसमें कि किसी एक कस्टमर का मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है पेमेंट बैंक में, है ना। तो लेकिन उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हमने पेमेंट बैंक के बारे में और सारी चीजें डिस्कस की थी, जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने ये देखा था कि वो क्रेडिट इशू नहीं कर सकते पेमेंट बैंक्स, लेकिन डिपॉजिट्स ले सकते हैं, और किसी एक कस्टमर का 2 लाख लिमिट होता है। तभी तो हम कहते हैं कि विद आई एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ शायद हम 10 और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर हमने ध्यान से उस डिस्कशन को सुना है। ठीक है, अगर सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि चलो ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है, that is not going to serve the purpose. That is why we again and again tell you that with iExamB you can prepare 50% faster, and there is a logic behind it. ऐसा नहीं है कि यूं ही हवा में ये बात कही जा रही है, राइट। तो अब देखो उसमें हमने देखा था, क्या क्या देखा था, कि क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता क्योंकि क्रेडिट दे नहीं सकते पेमेंट्स बैंक। डिपॉजिट ले सकते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, करंट बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब पेमेंट बैंक्स कर सकते हैं। तो हो गया ना, क्लियर हो गया, लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। सो अगर आपने पिछला वीडियो देखा था, ये सवाल आपके लिए 10 सेकेंड का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। A credit officer should take into account which of the following under project finance? Economic analysis. So कहता है कि जब प्रोजेक्ट फिनांस के लिए जो प्रपोजल्स आते हैं उसका जब अप्रेजल करता है एक क्रेडिट ऑफिसर कि ये करना चाहिए कि नहीं, ये लोन हमें देना चाहिए कि नहीं, तो उसको कौन कौन सी एनालिसिस करनी चाहिए? इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस। ये थोड़ा क्वेश्चन नीचे चला गया है, एंड फिफ्थ ऑप्शन वाज ऑल ऑफ द अबव। सो एक्चुअली जब आप किसी प्रोजेक्ट को फिनांस कर रहे हैं और आप एक बड़ा अमाउंट लोन के तौर पे देने वाले हैं, तो ये सारी ही एनालिसिस आपको करनी पड़ती है। इकोनॉमिक एनालिसिस भी करनी पड़ती है, इंडस्ट्री कैसा कर रही है वो एनालिसिस भी करनी पड़ती है, फिनेंशियल एनालिसिस वो कंपनी कैसा कर रहे हैं, उसके फिनांसेस कैसे हैं, वो सारा, रेशियोज एंड ऑल, एंड देन मैनेजमेंट एनालिसिस भी all are important. So all of the above, जो क्रेडिट ऑफिसर होगा वो सब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम CRAR फॉर बैंक्स एज पर RBI? ठीक है, यहाँ पे CRAR क्या हो गया? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। सो दो टर्म आ रहा है, कैपिटल एंड दूसरा आ रहा है रिस्क वेटेड एसेट्स। सो जो जिसके पैसे हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक्स में, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि उनका पैसा, क्योंकि बैंक सिर्फ एक कस्टोडियन होता है, तो जो डिपॉजिटर्स पैसे जमा कर रहे हैं बैंक्स में, उनका पैसा प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए CRAR देखा जाता है। कैपिटल कितना है और जो बैंक्स का रिस्क वेटेड एसेट्स है,
एसेट क्या हो गया बैंक का? जो डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं, हम और आप जो सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट्स में पैसा डाल रहे हैं, वो एक्चुअली बैंक्स के लायबिलिटी है। और जो बैंक्स हमें लोन दे रहे हैं वो उनके एसेट्स हैं, और बैंक जो हमें लोन दे रहे हैं वो उनके एसेट्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो वापस लोन नहीं आता है, एनपीएज हो गए, डाउटफुल एसेट्स हो गए। सीआरएआर को हम किसी और वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे बस इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो एज पर आरबीआई, तो एज पर बेजल नॉर्म्स अगर रहता तो ये होता 8%, लेकिन एज पर आरबीआई है तो होगा 9%। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका 9% है, और जो ई ऑप्शन है वो 12% है। सो 9%, सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आरबीआई ने इसको 9% रखा है, जबकि एज पर बेजल नॉर्म्स इट इज 8%। सो आई होप कि ये सीरीज और साथ ही साथ प्राची मैम के आपके वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो एक एक कॉन्सेप्ट लेके चल रही हैं, और हर बार एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे पिछले बार वर्किंग कैपिटल, उसके पहले क्रेडिट फैसिलिटीज डिस्कस किया था, तो वो भी वीडियोस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस लेके चल रही हूँ, तो दोनों तरीके से हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप और फर्दर गाइडेंस चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के कोर्सेज के लिए आप एनरोल हो सकते हो। आई एग्जाम बी के 2 मई से बैचेस शुरू हो गए हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे क्लासेस दिख रहे हैं, ये हमारा क्लास का शेड्यूल है जो हमारे आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और जो अभी भी क्लासेस आपके बचे हुए हैं वो आपके हैं, काफ़ी सारे अभी हैं जो अभी होने हैं। तो इफ़ यू थिंक कि यू नीड गाइडेंस, यू मे enroll फॉर आवर courses. You can pause the screen and see the schedule here. If you enroll for this course, you will get video lessons, crisp content to the point, which is going to be relevant for your exam, study notes, practice tests, lots many questions to practice, लाइव सेशंस। ये जो शेड्यूल आपको दिखाया ये प्रोफेशनल नॉलेज के लिए था, लेकिन इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए भी लाइव सेशंस, एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस। जो आई एग्जाम भी फैकल्टी हैं, एक नज़र आप उनको भी देखें। सो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए शिखा मल्होत्रा, शी इज एक्स डीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन प्राची अग्रवाल मैम, जिनके वीडियोस आप यूट्यूब पे देख रहे हो और काफ़ी यूजफुल होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है आपको। एक्स मैनेजर केयर रेटिंग्स, Neha Arora ma'am, MBA Finance, and then for English, I am there, Arunima Sinha, ex-manager SIDBI, and then Manali Mukherjee ma'am, she's having 7+ years teaching experience. Then for general awareness, Mr. Sushil Ragle sir is there, he is ex-manager RBI, and then Amit Padhi sir, he also has 5+ years experience in this field. For any further information, you can call at 920-5524028. And as I said that with iExamB, you can prepare 50% faster. So if you really want to crack this exam, you must take this advantage and prepare 50% faster and improve your chances of selection. Thank you, friends. Thanks for watching.